B2B में हम लोगों ने क्या किया था? हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था B2B में? बोलो। ओनली 7 पीपल है, बाकी लोग कहाँ चले गए? सर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग से। टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। यहीं से शुरू होना चाहिए सर, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। Today we have to discuss the difference between B2B market and B2C market, right? आपके हिसाब से B2B मार्केट और B2C मार्केट में क्या क्या अंतर हो सकता है? सर बताऊं? हाँ बिल्कुल। सर B2B मार्केट जो है मतलब सर थोड़ा पढ़ाई के टॉपिक से अलग जाके बताऊंगा, ठीक है ना? एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए। B2B मार्केट जो है वो अरेंज मैरिज की तरह है, ठीक है। और B2C मार्केट जो है वो मतलब लव मैरिज की तरह है सर। हाँ, वो कैसे मैं समझाता हूँ सर। क्योंकि B2B में क्या है कि बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनसे उस मुद्दे को डिस्कस की जाती है कि हम लोग ये करने जा रहे हैं और इस पे आप लोगों के क्या विचार है, क्या राय है, ये कैसे बेहतर हो सकता है, या फिर हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है किसी भी काम को करने से पहले। जैसे अगर लड़की ही देखने जाते हैं तो सिर्फ लड़के के देखने से नहीं हो जाता है। यहाँ कोई एक फोटो देख ले या कोई एक जगह मिल ले तो वो शादी जो है उसको तय नहीं मानी जाती है। आगे क्या प्रक्रिया होता है कि पहले एक लोग देखता है, कोई पहले एक देखता है, फिर दो तीन लोग जाके देखते हैं, फिर बहुत सारे लोग जाके देखते हैं, एंगेजमेंट होती है, फिर ठेका और चलो तिलक, आगे फिर आगे। शादी। ये सारे जो है प्रोसेस होते हैं। मतलब ये इमीडिएट नहीं हो सकता है। और ये जो है मतलब B2B जो है ये भावनाओं के आधार पे इसमें फैसले नहीं लिए जाते हैं। ये जो है सोच समझ के प्लानिंग के तहत और जितनी जरूरत होती है उतना ही हम जो है फैसला लेते हैं कि हाँ यही करना है। जैसे कि B2B में क्या है कि B2C में क्या है कि अगर हमें मतलब कुछ खरीदना है तो हम भावनाओं के आधार पे भी फैसला ले लेते हैं। जैसे क्या है कि मेरे पास एक मोबाइल है और जरूरी नहीं है कि मैं एक और मोबाइल ना ही रखूं। मैं भावना में बह के, कोई मेरा फ्रेंड दो मोबाइल रख रहा है तो मैं भी भावनाओं में बह गया कि अरे चलो मैं भी एक ले लेता हूँ, मैं एक एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, एक एप्पल ले लेता हूँ। लेकिन B2B में ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे जरूरत है 500 जैसे अगर मैं मोबाइल ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो 500 मोबाइल के एक्सेसरीज की जरूरत है तो 500 ही मंगाऊंगा मैं। ये नहीं कि एक्स्ट्रा या किसी भावनाओं में नहीं बहना है। वहां पे जो है प्री प्लानिंग होती है, फिर कोई काम किया जाता है। और अंडरस्टूड अंडरस्टूड। फाइन। यही सब। सो व्हाट डू यू वांट टू से कि B2C में जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो समटाइम्स इरेशनल होता है, इम्पल्सिव होता है, आउट ऑफ इमोशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज मोर और लेस थोड़ा इमोशनल होता है। फाइन।
And in yes sir. B2B, जब consumers make decision on certain rationalities, सोच समझ कर लेते हैं. That is fine, fair enough, very good. हाँ, ठीक है any other difference? Anybody else want to contribute something? Anything? कोई और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है कि B2B मार्केट और B2C मार्केट इसके अंदर में और क्या डिफरेंसेस हैं? एनीबडी को कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ देखा है? एक तो पंकज ने कहा कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है हमारा B2B के अंदर में रैशनलिटी बाउंडेड विथ रैशनलिटी, हम थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, और B2C के अंदर में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिपेंड करता है, कभी कभी हम लोग रैशनल भी होते हैं, कभी कभी इमोशनल भी होते हैं. सो ऐसा है. फाइन. और कुछ आंसर कोई बताएगा? सर एक रिलेशन बिल्डिंग भी होता है सर, जैसे कि अगर हम B2B में डील करते हैं तो सर वहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ज्यादा मतलब क्योंकि हम वहाँ पे ट्रेंड में तो हम बहुत ज्यादा बल्क में कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सर रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है. अगर वही हम बहुत हाई है. यही अगर सर हम B2C में देखें तो वहाँ पे सर थोड़ा हम लोग के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि हम सर थोड़ा मतलब वो कर सकते हैं. तो Excellent. Because in B2B, you are buying for an organization to fulfill certain objective. जो आप कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं, और जो सामान खरीद रहे हैं दैट इज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. सो आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी कुछ वहां पे है. और जहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं, इन रिटेल कंज्यूमर्स, दे बाई फॉर यूजुअली दे बाई फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन और टू गिफ्ट और और सिमिलर थिंग्स, है ना. तो वहां पे अगर कोई डिसीजन गलत भी हो गया तो इट इज योर ओन लॉस. इसके लिए आपको कोई बाहर वाला कोई नहीं करेगा आपका, बट वहां B2B में थोड़ा है, तो सब चीजें हैं. फाइन, फेयर एनफ. और कुछ? एनीबडी एल्स और कुछ बोलना चाहेगा कि B2B मार्केट और B2C मार्केट? सर दोनों का डिफरेंस ही बताना है ना. हाँ बिल्कुल. सर B2B मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहता जितना B2C मार्केट में रहता है, क्योंकि B2B मार्केट में कमर्शियल यूज के लिए होता है और वो इंडिविजुअल्स के पास नहीं जाता, लेकिन B2C में वो इंडिविजुअल्स के पास जाता है, जो कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है. ओके फाइन. ये भी एक अंतर है कि B2B में जो प्राइस है यूजुअली वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और प्राइस वैरीज फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट. ठीक है. तो क्लाइंट टू क्लाइंट आपका प्राइस वैरी कर सकता है. कहीं पे हो सकता है कि आपका मार्जिन बहुत वेफर थिन हो. वेफर थिन मार्जिन बोलने का मतलब क्या है? बहुत कम हो. बहुत कम हो, है ना. वेफर थिन मार्जिन इज अ फ्रेज मींस कि बहुत ही कम मार्जिन है. हो सकता है कि कुछ इतना बड़ा क्लाइंट है, बिकॉज वो बहुत हाई वॉल्यूम में आपसे परचेज कर रहा है, इसलिए हाँ, तो आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ है, आपका मार्जिन बहुत कम हो गया है. और कुछ क्लाइंट्स, हम लोग ये सारी चीजें बहुत आगे में और भी बहुत देखेंगे, इन चीजों को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों को हम लोग आगे देखने वाले हैं. ठीक है. हाँ, सो ये भी एक फैक्टर है. और आपका प्राइसिंग जो है B2C में, दैट इज मोर और लेस इट इज फिक्स्ड. आपका MRP होता है, और उस MRP पे आप इन सर्टेन सिचुएशंस यू ऑफर सम फिक्स्ड डिस्काउंट. बहुत ज्यादा निगोशिएशन का स्कोप B2C के अंदर में नहीं होता है, बट B2B के अंदर में निगोशिएशन का ही पूरा स्कोप है. ठीक है. वहां पे कोई फिक्स्ड प्राइस होता ही नहीं है. ठीक है. और कुछ बोलना चाहेगा कोई? और सर B2B ट्रांजैक्शन में एक्सपर्ट बैठे हुए रहते हैं, दोनों साइड, दोनों बिजनेस का एक्सपर्ट के साथ डीलिंग होता है वो सर्टेन प्रोडक्ट के लिए, लेकिन B2C में ऐसा नहीं होता है. B2C में कस्टमर उतना एक्सपर्ट नहीं रहता उस फील्ड में, ताकि इसीलिए वो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देके निकल जाता है. हाँ ठीक है. सो वहां पे एक बाइंग ऑर्गेनाइजेशन या बाइंग टीम होती है, बाइंग सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो B2B के अंदर होता है ना, जो कंपनी जो परचेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो परचेज करते हैं. ठीक है. यूजुअली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका एक फॉर्मलाइज्ड परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक बाइंग सेंटर होता है. ठीक है. यानी कि बाइंग टीम सेंटर कहने का मतलब है कि कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं जो सिर्फ यही प्रोक्योरमेंट का ही काम करते हैं, उनका इसी में एक्सपर्टीज होता है. हाँ.
और B2C में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम क्या होते हैं, बस आप होते हैं, आपके फैमिली वाले कुछ होते हैं, आपके फ्रेंड्स और जो भी आपके सर्किल में है उनका कुछ आप इनपुट लेते हैं, कुछ आप नेट वेट से सर्च करते हैं, वहां से इनपुट लेते हैं एंड देन यू डिसाइड, राइट। चलो ठीक है, एक्सेलेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। फाइन, कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. ओके, चलो स्क्रीन विजिबल हुआ है? नो सर। ओके ठीक है, मैं इसको ये कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। सो हम लोग कंपैरिजन देखने जा रहे हैं बिटवीन B2B मार्केटिंग और कंज्यूमर जो B2C मार्केटिंग है। सो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, अभी हम चारों पीस की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स, प्राइस, और उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट, सो B2B के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिवली दे आर मोर टेक्निकल देन द कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। वहां पे टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है, कस्टमाइजेशन का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और साथ में उस प्रोडक्ट के साथ साथ में एसोसिएटेड सर्विसेज वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, अभी देखो कस्टमाइजेशन, फॉर एग्जांपल आप एक सीट मैन्युफैक्चरर हैं, ऑटोमोबाइल का सीट बनाने वाला आप एक कंपनी है, ठीक है, या आप कोई भी पार्ट्स बनाने वाले अपने आप को समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप सीट बनाने वाली एक कंपनी है तो आपके क्लाइंट्स सारे आप जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, भी मारुति, हुंडई, टाटा, ये वो जितने भी कंपनी आपको दिख रहे हैं, सभी के लिए आप सीट बनाते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि मारुति will require different kind of seats for their different models, है ना। मारुति के भी जितने मॉडल्स हैं, ऐसा नहीं कि सभी में एक तरह का सीट लगा रहता है, रहता है क्या? क्या कोई ऑब्जर्वेशन? Am I connected? हेलो? यस सर। हाँ यस है? सर। हाँ, सो क्या मारुति के सारी कारों में एक तरह का सीट लगा रहता है? नो सर, नो सर, नहीं, सबका अलग अलग है। हाँ, कुछ मॉडल्स का एक जैसा रहेगा, कुछ मॉडल्स का डिफरेंट तरह का सीट रहेगा। यानी कि आपको एक कंपनी को ही अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी यू हैव टू कस्टमाइज योर प्रोडक्ट। आपको वही सीट मैन्युफैक्चरर हैं आप, लेकिन आप डिफरेंट मॉडल्स के लिए आप अलग अलग तरह का सीट दे रहे हैं। आप हुंडई को जब सप्लाई कर रहे हैं, आपको उनके हिसाब से कस्टमाइज करके प्रोडक्ट देना है ना। हुंडई का जितना मॉडल है उसमें भी वही उसी तरह का चीज है। उसके कुछ मॉडल में कुछ तरह के सीट रहेंगे, कुछ और मॉडल्स में कुछ तरह के सीट रहेंगे। जब भी आप मर्सिडीज को दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए अलग तरह का सीट चाहिए है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट, और ये जितने भी सामान आप देख रहे हैं, हर चीज में कस्टमाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बहुत कम होते हैं। B2B मार्केट में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारी चीजें जो स्टैंडर्डाइज है या कम कस्टमाइज्ड हैं, लेस कस्टमाइज्ड हैं। जैसे अगर आप पेंट की बात करें, ऑटोमोटिव पेंट, ठीक है, तो ऑटोमोटिव पेंट में आपको जो पेंट्स देना है वो उसमें भी कस्टमाइजेशन है। हर कंपनी वाला का अलग थोड़ा रिक्वायरमेंट हो सकता है। आप हो सकता है आप एशियन पेंट है, हो सकता है आप नेरोलेक पेंट है, ठीक है, तो आपका ऑटोमोटिव पेंट का भी ग्रेड अलग अलग हो सकता है, वहां पे भी कुछ कस्टमाइजेशन की जरूरत हो सकती है। कुछ कहीं पे आपको कोई मेटेलिक पेंट देना पड़ता है, कहीं पे आपको नॉन मेटेलिक पेंट है, कहीं पे आपको बहुत डस्ट प्रूफ, डस्ट रेजिस्टेंट पेंट आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है B2B मार्केट के अंदर में, ठीक है। वहीं पे जब भी आप B2C मार्केट के लिए आप काम कर रहे हैं, हाँ, वहां पे क्या है, प्रोडक्ट्स आर मोर और लेस स्टैंडर्डाइज्ड। 100% स्टैंडर्डाइज है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं,
more or less, means around 80 to 90% products are standardized. आप देखो अपने कंजम्पशन बास्केट को या लास्ट एक साल के परचेज को देख लो निकाल करके, आपने कितना प्रोडक्ट ऐसा खरीदा है जहां पे आपने अपने सेलर को बोला है कुछ इसका कस्टमाइज करने के लिए। क्या क्या ऐसा कोई आइटम जिस जहां पे आपने कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन लिया है? नहीं सर, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, सर्विस की बात मैं नहीं कर। सर्विस इज ये सब प्रोडक्ट में ही बहुत कम सर। मैं बहुत, 1% मतलब बहुत ओके, कम। घर में अगर आया होगा तो 1%। बहुत किसी कम। particular- अगर आप टीवी लेने जाते हैं तो आप सर कस्टमाइज लेते हैं हम लोग, जैसे घर में B2C में जो है वो हाँ। कस्टमाइज होता है सर, सभी घर में होता है। जैसे ये ज्वेलरी हो गया, ठीक है ना, क्या? तो ज्वेलरी जो हो गया मतलब गहना आभूषण जो हो गया, हाँ 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 तो हाँ उसमें सर हम हाँ, कस्टमाइज लेते हैं। हम जाते हाँ, हैं और बिल्कुल। बताते हैं कि हमें मतलब ये तो है, मतलब ये जो डिजाइन ये जो दिख रहा है ये तो चाहिए, लेकिन हाँ, इसमें जो है और भी बेहतर चाहिए। हाँ, ये so, मतलब ये जो इसका झुमका लटका हुआ है वो बड़ा हाँ, चाहिए, या हाँ, फिर ये 4 तल्ला चाहिए, 5 तल्ला हाँ, चाहिए, ऐसे करके हम तो लोग कस्टमाइज लेते हैं वहां पे सर। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए तो मैंने बोला कि अराउंड 80% जैसे प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, एंड 10 to 20% जो प्रोडक्ट्स हैं और वो भी सर हमारे है, कस्टमर हैं। जैसे कि अगर मुझे शर्ट सिलवाना हो तो मैंने कपड़ा ले लिया किसी भी मतलब तो वो आपका सर्विस ब्रांड से, सर्विस आ गया, और टेलरिंग तो सर्विस हो गया। तो सर वो कस्टमाइज हुआ ना, हाँ, मैं बता कर और सिलवा रहा हूँ कि मुझे इस तरह का डिजाइन चाहिए, इस तरह का सिल के दो। दैट इज सर्विस ना, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्डाइज्ड है, आपका जो फैब्रिक लिया है, फैब्रिक आप कस्टमाइज नहीं करवा रहे हैं। आप नहीं बोल रहे हैं दुकान वाले को कि मेरे को इस ब्लू के साथ, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसके पास आप उसी में से कुछ चूज कर रहे हैं। नाउ व्हेन इट इज सर अब कमिंग थोड़े टू थोड़े सर्विस लोग पार्ट, पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। हाँ वही करें, है कस्टमाइजेशन है बट बहुत ज्यादा नहीं है उसमें। जो सर्विस पार्ट है वहां पे कस्टमाइजेशन होती है, जैसे टेलरिंग सर्विस, हेयर कटिंग का सर्विस, ठीक है, और जितना भी ग्रूमिंग सर्विस है और ये सब जितना भी सर्विस है वहां पे कस्टमाइजेशन है। बट एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न, आप जो टीवी लेते हैं आप वहां पे ज्यादा कस्टमाइजेशन का स्कोप नहीं है। हाँ, वहीं पे कंप्यूटिंग डिवाइस, तो कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर में कुछ कस्टमाइजेशन का स्कोप रहता है। जैसे डेल में या किसी पे आप जाकर के बोलेंगे कि हाँ मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ मेरे को कुछ सामान चाहिए, तो आपको दे देगा, है ना। सो प्रोडक्ट्स के केस में कस्टमाइजेशन, स्कोप ऑफ कस्टमाइजेशन इज वेरी लिमिटेड। सर्विस में है, नो डाउट, सर्विस में स्टैंडर्डाइज्ड भी है, कस्टमाइज्ड भी है। बट B2B में आपका 70-80% कस्टमाइजेशन है और 20% ही 10 to 20% ही कस्टम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे आपका स्टैंडर्डाइज्ड है। फाइन। सो ये एक प्रोडक्ट के अंदर में, प्रोडक्ट के अंदर ये आपका बहुत बड़ा फर्क है। फाइन, अग्रीड, एक्सेप्ट। आगे बढ़े। नाउ कमिंग टू प्राइस, ऑलरेडी हम लोगों ने अभी ये बात किया था, डिस्कस किया था कि प्राइस जो है कंज्यूमर मार्केट के अंदर में क्या है, वहां पे स्कोप ऑफ निगोशिएशन इज वेरी लिमिटेड, है ना। हम बार्गेन भी करते हैं तो क्या है, बहुत कभी कभी बार्गेन थोड़ा बहुत करते हैं, कभी कभी हमारे पास वो भी स्कोप नहीं होता है। क्या आप बिग बाजार में जाके आप बार्गेन करते हैं? नो, बिकॉज जो प्राइस उनका है फॉर मी एंड फॉर सम अदर कस्टमर दैट विल बी सेम। जो भी प्राइस है, आइदर बी इट MRP और उनका ऑफर प्राइस और वट एवर प्राइस, जो उन्होंने एक बार प्राइस सेट कर दिया, एवरी कस्टमर हैज टू बाई एट दैट प्राइस। फाइन। वहीं पे हम आते हैं अगर B2B में, वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन और फिक्स प्राइस या लिस्ट प्राइस और MRP बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जहां पे है। मोस्ट ऑफ द आइटम्स 80 to 90% of products have negotiated price. अब ये प्राइस में निगोशिएशन क्यों होगा? क्या 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 वजह हो सकती है यहाँ पे प्राइस में निगोशिएशन? समटाइम्स आपका क्या है, जो गवर्नमेंट जो परचेज करती है
या गवर्नमेंट या बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी परचेज जो करते हैं, वहां पे क्या होता है, बिडिंग होती है। व्हाट इज बिडिंग? आई बिलीव यू नो बिडिंग, बोली लगाना, यस सर, बोली Yes, लगाना। sir. है ना। ये जो हम लोग टेंडर यस बहुत सर, सारे चीज टेंडर ओपन होता है। किया जाता है ना। सो टेंडर Yes, sir. Different bidding होता है उसमें. बिडिंग होता है, ठीक है, बोली लगाई जाती है। सो उसमें क्या है, बोली लगाने का मतलब ये कि हमारा प्राइस इज वेरी फ्लेक्सिबल एज अ बायर। ठीक है, आप एक बहुत बड़ी कंपनी है और कोई रॉ मटेरियल आप खरीदना चाह रहे हैं और आपने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP RFQ, वर्ड को नोट कर लीजिएगा। RFP रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और एक RFP मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, और एक होता है RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, सर आपने क्या बोला, चैट में डाल दीजिए बता ना. दीजिए सर। one is RFP, R for Rajasthan, F for Finland और P for पटना। RFP इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू देयर वेबसाइट और थ्रू न्यूज़पेपर, ठीक है, ये कम्युनिकेशन भेजता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है, और इसके लिए जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो अपना प्रपोजल भेज सकते हैं। हम पटना में एक डीलरशिप खोलना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो अपना प्रपोजल भेज सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्लांट एंड मशीनरी के लिए जगह एक्वायर करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो अपना प्रपोजल भेज सकते हैं। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर प्रपोजल्स, ठीक है, दैट इज RFP एंड सिमिलर इज RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जहां पे हम दूसरे पार्टी से कोटेशन मंगा रहे हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें 100 पीस AC खरीदनी है, इसके लिए आप लोग कोटेशन भेजिए। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी है AC मैन्युफैक्चरर या जो भी AC मार्केटर है, वो उस कंपनी में अपना कोटेशन प्लेस करता है कि भाई हम अपना AC आपको देंगे, मेरा AC का ये स्पेसिफिकेशन होगा, ये प्राइस होगा, ये मेरा सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन होगा। और उसके बाद में सारे कोटेशंस को डिसीजन मेकर्स या जो बाइंग सेंटर है उसको एनालाइज करती है ना। सो ये सब हम लोग प्रोसेस में भी आएंगे, जब हम लोग बाइंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। फाइन, सो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि प्राइस जो होता है B2B के अंदर में कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है और निगोशिएटेड प्राइसिंग होती है, और वहीं पे B2C के अंदर में हमारा मोस्ट ऑफ द जो प्राइसिंग है वो MRP, लिस्ट प्राइस या फिक्स्ड प्राइस, काइंड ऑफ फिक्स्ड प्राइस आप बोल सकते हैं। जो भी प्राइस है वो एक फिक्स्ड होगा। भाई कह रहे ना, क्या कोई दिक्कत? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो नेक्स्ट। सर यहाँ B2B में तो कस्टमाइजेशन के बेसिस पे भी तो प्राइसिंग हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि प्राइस वैरी किन किन चीजों के ऊपर डिस्कस करता है। नंबर 1 वॉल्यूम, ठीक है। नंबर 2 उसको साथ साथ में क्या क्या सर्विस चाहिए। नंबर 3 लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, एक क्लाइंट आपको एकदम अपफ्रंट पैसा दे रहा है, सामान दे रहा है, तुरंत पैसा दे रहा है, और दूसरा क्लाइंट है वो 3 महीने के बाद पैसा देता है, क्या दोनों के लिए आपका प्राइस सेम रहेगा? नहीं सर, रहेगा। जो इंस्टेंट देगा उसको हम एक्स्ट्रा कुछ वो बेनिफिट देते हैं, है ना, आपको उसके लिए प्राइस आपका अलग होगा,
और जो 3 महीने के बाद पैसा देगा उसके लिए आपका प्राइस डेफिनेटली ज्यादा होगा। जो जो क्लाइंट आपसे 100 पीस ले रहा है और कोई कहीं दूसरा क्लाइंट है जो 1000 पीस ले रहा है, क्या दोनों के लिए आपका प्राइस सेम होगा? नहीं सर। नहीं होगा, है ना। कोई एक बंदा है जो आपको बोलता है कि मेरा 10 प्लांट है, आपको सर्विस, आपको डिलीवरी हर एक 10 प्लांट में करना है, ठीक है, यानी कि आपके लिए ज्यादा हेडेक हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगा, आप हाँ, क्योंकि आपका आप 10 लोकेशन में आप उसको सर्विस देने जा रहे हैं, प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, और वहीं पे कोई दूसरा कंपनी है जो जिसका मात्र 2 प्लांट है और आपको वहां पे सर्विस और प्रोडक्ट देना है, दोनों में प्राइसिंग फर्क हो जाएगा। तो देयर मे बी डिफरेंट थिंग्स which are associated with this pricing, that is why it is negotiated, है ना। तो डिपेंड करता है कि किस वॉल्यूम में कंपनी के साथ हम बात कर रहे हैं, क्या क्या सर्विस हम उस कंपनी को देने जा रहे हैं और कितना हमारा कॉस्ट आएगा, ठीक है। सो always we are very much we consider this cost factor, cost to serve, उस कंपनी को सर्व करने में हमारा कितना कॉस्ट है, अकॉर्डिंगली हम अपना प्राइस फिक्स करते हैं, फाइन। यस सर। So promotion, as far as promotion is concerned, so कंज्यूमर मार्केट में क्या है, वहां पे प्रमोशन का जरिया सबसे बड़ा क्या है? पर्सनल सेलिंग, कंज्यूमर मार्केट में प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग है ना, सबसे बड़ा जरिया है। हम कोई भी मार्केटर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करता है, सबसे ज्यादा एडवर्टाइज करता है। और भी मोड है बट सबसे बड़ा मोड है एडवर्टाइजिंग, है ना, कंज्यूमर मार्केट में। लेकिन B2B मार्केट में आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। कभी भी कोई B2B प्रोडक्ट का आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा है? Have you ever seen any advertisement of any B2B product? नो सर। एक भी नहीं देखा है? नहीं सर, B2B का तो नहीं देखा कभी। B2B प्रोडक्ट का कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है, तो फाइन, किसी ने नहीं देखा है। सब पेपर वगैरह में आते रहता है, पेपर वगैरह में आते रहता है B2B और के लिए। सर टायर का होता है कोई, सर, टायर का होता है। अच्छा टायर का, सर जैसे डीलरशिप के लिए कभी कभी जो एडवर्टाइज करते हैं पेपर में या टीवी पे, कोई भी न्यू प्रोडक्ट, जैसे सैनिटाइजर भी बहुत सारी कंपनी बना रही है तो वो एडवर्टाइज के लिए टीवी पे ऐड डाल देती है, ऐड के साथ ही वो नीचे में अपना ट्रेड इंक्वायरी ये। हाँ, तो वो हो गया आपका चैनल एक्सपेंशन के लिए वो सर एडवर्टाइजमेंट। कपड़े वाली। हाँ, अच्छा, कोई आप लोग में से कोई भी कभी कोई बिजनेस मैगजीन या बिजनेस न्यूज़पेपर ये सब लेता है, देखता है? आपने कोई बिजनेस मैगजीन पढ़ा है अभी तक? नहीं सर। एक भी बिजनेस मैगजीन नहीं पढ़ा है? देखो, डोंट हेजिटेट, नो नहीं सर। पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, ना सर। है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छा नहीं किया है, ठीक है, बिकॉज आपका 1 साल इस बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हो गया है, ठीक है। सो कम से कम जो नहीं किया है, बट अभी से, हाँ, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू सब्सक्राइब 1 बिजनेस मैगजीन, ठीक है। एक बिजनेस मैगजीन आप लोग जरूर लिया करो, चाहे वो वीकली मैगजीन हो, चाहे बाई वीकली जैसा भी हो, ठीक है, या मंथली हो, जैसा भी हो, एक बिजनेस मैगजीन जरूर लो। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस ठीक है, सर। देखो ये सब सर काम गांव में सर, नहीं आता ना सर, कैसे होगा? हाँ? क्या? गांव में नहीं आता सर सर। मैं पढ़ता हूँ बोलो। सर, कभी कभार सर, ठीक है, लेकिन कभी कभार से नहीं होगा डियर, ये सब चीज ना, देखो अपने आप को सर मैंने ऑलवेज सर सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन मैं मतलब रेगुलर नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ। हाँ, जैसे कि ठीक है, बिजनेस टुडे हो गया, हाँ,
पॉप्स हो गया, आउटलुक मनी हो गया, हाँ। फॉर्च्यून हो गया, डाटा क्वेस्ट हो गया, सिलिकॉन इंडिया हो गया, बिजनेस ट्रेवलर हो गया, पीपल्स मैटर्स हो गया, तो हाँ, सीईओ कम से इंडिया हो कम गया, देखो सारा मैगजीन आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, एटलीस्ट एक मैगजीन आपका एक बेस। एंटरप्रेन्योर हो गया सर, हाँ, फाइन, वाइड स्पेक्ट्रम हो गया, अपैरल हो गया, फेयर इनफ, ठीक है। ये सो सब सर मैगजीन है सर, बिजनेस आपने मैगजीन। किसको सब्सक्राइब किया हुआ है? ये सारा सब्सक्राइब है सर मेरे पे। सारा सब्सक्राइब है ऑन डिजिटल वर्जन, डिजिटल वर्जन यस सब्सक्राइब सर, है। हाँ, एक हार्ड कॉपी में आपके पास यस एक सर, सब्सक्रिप्शन सारा होना सब्सक्राइब चाहिए। है। सारा सब्सक्राइब होगा, डिजिटल वर्जन सब्सक्राइब होगा, ठीक है। हाँ, सो एक यस आप सर, यस हार्ड सर, कॉपी वाली, एक हार्ड कॉपी की जो मैगजीन है उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। हार्ड कॉपी की एक सब्सक्रिप्शन आपके पास होनी ठीक है चाहिए, सर, ठीक है। और बाकी अपना डिजिटल मोड में करिए, ठीक है। बिकॉज ओके सर, हार्ड कॉपी में आपका एडवांटेज क्या होगा कि अगर आपके पास एक मैगजीन या न्यूज़पेपर रहता है तो आप कभी भी जब भी आप लेजर टाइम में बैठे हुए हैं तो आप उसके 2-4 पन्नों को पलट के आप देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक मैगजीन यस होना सर, चाहिए, ठीक है। जब भी आप उस मैगजीन को देखेंगे तो वहां पे यू विल फाइंड डिफरेंट एड्स विच आर रिलेटेड टू B2B, ठीक है। उसके अंदर में आपके कुछ B2C के भी एड्स रहते हैं और कुछ आपको B2B के भी कुछ ऐड दिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है B2B में, इट इज पर्सनल सेलिंग, यानी कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने क्लाइंट के पास जाकर के उनसे बात करते हैं, कन्विंस करते हैं, उनसे फेस टू फेस बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे जो कंज्यूमर मार्केट है उसके अंदर हमारा एम्फेसिस सबसे ज्यादा हमारा एडवर्टाइजिंग के ऊपर रहता है। सो पब्लिक एडवर्टाइजिंग, मास मीडिया कम्युनिकेशन, फाइन। अभी और जो फोर्थ पॉइंट इज जो डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम दोनों के B2B एंड B2C मार्केट के अंदर में ये डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, तो इन B2B जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इट इज रिलेटिवली शॉर्टर देन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ B2C मार्केट, ठीक है। B2B मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो हार्डली मतलब 0 लेवल टू 1 और 2 लेवल तक हो सकता है। 0 लेवल मतलब डायरेक्ट कंपनी का डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है, एक कंपनी का डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है सीधे सीधे क्लाइंट को डायरेक्टली। अगर आप सीट मैन्युफैक्चरर हैं तो मैं मारुति को डायरेक्टली अपने यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ, बीच में कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज 0 लेवल मार्केटिंग, एकदम डायरेक्ट है। कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे इंटरमीडिएट्स भी हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट भी नहीं होते हैं, 1-2 लेवल का होता है, ठीक है। वहीं पे कंज्यूमर मार्केट जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है और लंबा भी होता है, ठीक है ना। अभी कॉम्प्लेक्स और लंबा कैसे होता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग अभी यहाँ पे कॉलेज आपका सरारी में है, सरारी में अगर कुछ सामान लेना है तो हमारा नियरेस्ट स्टोर क्या होगा, आसपास का कोई भी जनरल स्टोर या कुछ होगा, ठीक है। यानी कि कोई रिटेलर होगा, रिटेलर कहाँ से सामान लाता है, कोई बड़े क्या बोलते हैं होलसेलर, उसके यहाँ से ला सकता है। होलसेलर कहाँ से लाता है, कोई अलग डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है, कोई CNF एजेंट हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3-4 लेयर्स ऑफ चैनल्स होते हैं, ठीक है ना। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये थोड़ा लंबा होता है B2C के केस में, और वहीं पे B2B के केस में ये छोटा होता है और बहुत बार सीधे सीधे डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, यानी कि कंपनी टू क्लाइंट। फाइन, कोई दिक्कत? नो सर।
आगे चलो। और- सर ये जो पहले Yes, पीपीटी सर सेंड किए थे, ये दूसरा पीपीटी है सर, इसको सेंड कर देंगे सर। ये जो मैंने भेजा है उसमें नहीं है ये सब चीजें, नहीं सर, जैसे आप इसमें उसमें नहीं वैसे सर। ऐसे तो होना नहीं चाहिए यार। हमने तो इसका मेल पे नहीं भेजा है ना इसको, ईमेल पे सर भेजा नेक्स्ट है। अभी भेजे थे सर, बट ये अच्छा। जो अभी जो आप अपने पीपीटी ओपन कर रखा है ना सर, ये पहले से मेल नहीं कर रहा है, कुछ अलग है, तो इसलिए मैं बोला कि इसको भेज देंगे सर। ऐसा होना नहीं चाहिए यार। सर है सर, क्लासरूम पर है सर। हाँ क्लासरूम पे तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिन पहले हमने इसको नहीं सर, जो भी edit- अलग जो भी अलग किया था। अलग नहीं है सर, जो आपने भेजा है वही तो पढ़ा रहे हैं सर, अलग नहीं है सर। हाँ, चलो ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप। तो देखो रिलेशनशिप जैसे बैंडविड्थ होता है ना, बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो उसी तरह का हमारा रिलेशनशिप का एक स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम पे यानी कि एक इमेजिनरी लाइन आप सोच लीजिए, एक इमेजिनरी लाइन पे एक एंड पे है आपका ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप और दूसरे एक्सट्रीम एंड पे है आपका कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। सो जो B2C का मार्केट है वहां पे रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड द कंपनी इज नॉट वेरी कोलैबोरेटिव, इट इज मोर और लेस टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, ट्रांजैक्शन फोकस्ड, ठीक है। देखो हम और आप जैसे एकदम प्योर ट्रांजैक्शन रिलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जाने के लिए किसी आपने एक ऑटो लिया, आपने ऑटो का एक सर्विस अवेल किया, आप अब घर से निकल के कॉलेज तक पहुंच गए, ऑटो वाले को पैसा दिया, काम खत्म। सो इट इज जस्ट अ प्योर ट्रांजैक्शन। आप सर्विस आपने अवेल किया, आपने पैसा दिया उसके बदले में, हार्डली यू विल यूज दैट ऑटो अगेन। अगर आपका उससे कुछ बात नहीं हुआ है तो ऐसा बहुत कम सिचुएशन है जहां पे आप सेम ऑटो पे आप फिर से ट्रेवल करेंगे, है ना। सो दिस इज जस्ट प्योर ट्रांजैक्शन। आप जाते हैं कहीं पे कोई सर्विस लेते हैं या कोई प्रोडक्ट लेते हैं, आप उस दुकान से लिए, फिर आप काम खत्म। ना आपको वो जानता है पहचानता है, ना आप उसको जानते पहचानते हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो दोनों के बीच में, सेलर और बायर के बीच में कोई ज्यादा रिलेशनशिप नहीं बना है, ठीक है। बनता भी है तो वो बहुत शैलो लेवल का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हर समय हमारा B2C में प्योर ट्रांजैक्शन ही होता है, रिलेशनशिप भी होता है, बट वो बहुत शैलो, मतलब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से क्या है कि हम बहुत आसानी से स्विच कर जाते हैं दूसरे सेलर पे। आज आपको अच्छा लग रहा है एयरटेल, आप आज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है एयरटेल अच्छा सर्विस दे रहा है, उसके साथ आपका 3 साल पुराना रिलेशन है, ठीक है, फाइन, फेयर एनफ। द मोमेंट, ठीक है, एक दूसरा नया सर्विस प्रोवाइडर आ जाएगा और वो डैम चीप रेट पे आपको ज्यादा डेटा देने लगेगा, ज्यादा अच्छा सर्विस देने लगेगा, तो आई डोंट फाइंड माई सेल्फ टू रेजिस्ट माई सेल्फ टू चेंज टू दैट न्यू सेलर, है ना। क्या आप कभी भी एयरटेल के साथ चिपके रहेंगे? नहीं रहेंगे, आप स्विच कर जाएंगे जहां आपको ज्यादा वैल्यू मिल रहा है ना। राइट और रॉन्ग? राइट सर, ये क्योंकि तो हम लोग है ना? कंज्यूमर को प्राइस हमेशा कम चाहिए और क्वालिटी अच्छा हाँ, चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छा चाहिए। सो वी आर वेरी मच वैल्यू सेंसिटिव। जहां पे हमें ज्यादा वैल्यू मिलने लगती है हम वहां पे शिफ्ट कर जाते हैं, स्विच ओवर कर जाते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे एक बात करेंगे, एक टर्म है स्विचिंग कॉस्ट, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्विचिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कंज्यूमर मार्केट में स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम रहता है, यानी कि एक ब्रांड से स्विच करके दूसरे ब्रांड में जाने में आपका कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है, आपको कोई बहुत ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ेगी,
अगर हम एयरटेल को छोड़ के अगर हम कल के डेट में कोई दूसरा सर्विस के पास चले जाएं तो कोई मेरा बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, है ना? क्या होगा? कोई खास नहीं। क्या होगा? अगर आप आज एयरटेल का सर्विस ले रहे हैं, कल के डेट में आपको सिमिलर काइंड या इससे बेहतर सर्विस कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर कम पैसे में दे रहा है तो आप स्विच कर जाएंगे। यस और नो? इजिली सर। अगर स्विच Yes, sir. करते हैं तो क्या आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा या कोई नो नो स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट इज आइदर मिनिमल और जीरो। अर्लियर मोबाइल में स्विचिंग सर कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट 19 रुपीज है सर। हाँ ठीक है, तो मिनिमल है, वही तो इसीलिए मैंने बोला वर्ड यूज किया ना, मिनिमल, यानी कि थोड़ा सा है, आपको अपना नंबर का पोर्टेबिलिटी के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ सकता है या ऐसा कुछ ना चाहिए। सो अर्लियर स्विचिंग कॉस्ट थोड़ा हाई था इसमें। कैसे हाई था? अगर हम मोबाइल सर्विस की बात करें तो पहले स्विचिंग कॉस्ट थोड़ा था। कैसे था? बिकॉज जैसे ही आप सर्विस प्रोवाइडर चेंज करते थे, आपका पुराना सारा जो नंबर्स होते थे उसमें भी दिक्कत हो जाती थी। ठीक है, आपको फिर से आपका नंबर चेंज हो रहा था। जैसे आज के डेट में मेरा जो नंबर है, जैसे ही मैं मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर चेंज किया तो ये नंबर मेरा नहीं रहेगा, दूसरा नंबर चला जाएगा। सो ऐसा होने से क्या मुश्किल थी कि अभी मेरे जितने भी जानने वाले हैं उनको मैं दोबारा से बोलता था, अपडेट करता था कि भाई मेरा नया नंबर ये हो गया है, अब आप मेरा ये नंबर अपडेट कर लीजिए अपने डेटाबेस में। हाँ, एक हेडेक था जिसकी वजह से अरे छोड़ो यार। से फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन है, आपका पुराना नंबर वो बहुत सारे लोगों के पास है, अब आपको भी नहीं मालूम है कि आपका नंबर कितने जगह, कितने कस्टमर, कितने क्लाइंट्स के पास है। तो उस सिचुएशन में आप कभी नंबर चेंज करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपके लिए स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा उस केस में, बिकॉज यू विल लूज टच विथ योर कस्टमर्स जिसके पास आपका नंबर है पुराना, है ना? लेकिन आज के डेट में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बिकॉज ऑफ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मोबाइल नंबर आपका सेम नंबर है, सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो गया, तो वो जो पहले का इसमें स्विचिंग कॉस्ट था, अभी स्विचिंग कॉस्ट आपका एकदम खत्म हो गया है इसमें। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं। सो मोर और लेस कंज्यूमर मार्केट्स के अंदर में स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम होती है और रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत शैलो रिलेशन होता है, जिसकी वजह से वो हम आसानी से ब्रांड स्विच कर जाते हैं। वहीं पे B2B के अंदर में क्या है कि दिस रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। देयर आर नंबर ऑफ रिलेशनशिप कनेक्टर्स, यानी कि बहुत सारा लिंकेज है क्लाइंट और कस्टमर के बीच में। देयर आर मल्टीपल लिंकेज। हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या लिंकेजेस हैं, कनेक्टर्स क्या क्या हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सो यहाँ पे रिलेशन और स्विचिंग कॉस्ट भी किसी सिचुएशन में स्विचिंग कॉस्ट बहुत इनॉर्मस होता है, बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हम बहुत सोच समझ के नंबर अपना सप्लायर भी बहुत सोच समझ के चूज करते हैं। और बिकॉज हमें मालूम है कि अगर हम सप्लायर बाद आने वाले टाइम में चेंज करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हाई स्विचिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये थोड़ा बात है। कस्टमर रिलेशनशिप plays a very important role because a relationship here is very complex, enduring, long lasting, है ना, and connected with many connectors, many linkages. Fine, is it fair enough? क्या बोल नहीं रहा है भाई? हाँ ना कुछ? यस सर। यस सर। हाँ भाई, हाँ ना कुछ नहीं बोलेगा तो मेरे को तो ऐसे समझ में आएगा कि आप लोग भी हो। हाँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो देखो, हम लोग ये बात भी पहले इन द ओपनिंग ऑफ दिस सेशन पंकज ने इसको हाईलाइट किया था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड मेंबर्स ही लेते हैं डिसीजन,
और इट इज बहुत बार इट इज नॉट वेरी मच rational. We don't take very rational decisions. Sometimes it is influenced by some emotional things, है ना। और वहीं पे हमारा जो B2B का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये इसके अंदर एक डाइवर्स ग्रुप होता है, यानी कि जो बाइंग सेंटर होता है, बाइंग सेंटर के अंदर में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और ये सारे लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लंबा है, फुल ऑफ रैशनैलिटी है और इसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी आता है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ ईच इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन दिस बाइंग सेंटर, हर आदमी का अपना अपना कुछ पावर होता है। सो बाइंग सेंटर, हम लोग आगे पढ़ेंगे बाइंग सेंटर, ठीक है। सो बाइंग सेंटर के अंदर में भी बहुत सारा हर मेंबर का अपना अपना पावर बेस हो सकता है। किसी के पास एक्सपर्टीज पावर है, किसी के पास लेजिटिमेट पावर है, हाँ। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट पावर बेसेस हो सकते हैं और ये बाइंग सेंटर बहुत डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन B2B. So as a B2B seller और मार्केटर, आपको इस बाइंग सेंटर और उसके जो मेंबर्स हैं इन्वॉल्व, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके साइकोलॉजी को भी समझना है। उस बाइंग सेंटर में कौन आदमी कैसा है, क्या करता है, उसका कितना इन्फ्लुएंस है बाइंग डिसीजन में, उस चीज को समझना है। हेलो, यस सर। हाँ यस सर। ओके, कनेक्टेड है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो बीच में कनेक्शन चला गया था क्या? डिस्कनेक्ट हुआ था, यस लग सर, रहा था बीच सर, में नहीं आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक है। लगा सर वाईफाई चला गया था। हाँ हाँ, वाईफाई चला गया था, ठीक है। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे? तो इससे में लगता है सर कि हम लोग की तरफ से ही हो गया। नहीं नहीं, यहाँ से कनेक्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम हमारे एंड पे हुई थी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? डिसीजन मेकिंग, है ना। तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन B2B and decision making is relatively simpler in B2C, right? कोई दिक्कत? ये B2B में रिलेशन, ये क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग क्यों कॉम्प्लेक्स होगा? और एज अ मार्केटर आपको क्या करना होगा? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि B2B में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मलाइज्ड है। एक बाइंग सेंटर होता है और बाइंग सेंटर में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। हर एक लोग अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हो सकते हैं, हो सकता है कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का है, कोई फिनेंशियल बैकग्राउंड का है, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट लोग उसमें जुड़े होते हैं। हर आदमी का अपना इन्फ्लुएंस होता है उस डिसीजन में। तो एज अ B2B मार्केटर, आपको इस बाइंग सेंटर को अच्छे से समझना है। जिस आपका जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बाइंग सेंटर कैसा है, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। हर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो कितना इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग डिसीजन को, और आप उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसमें थोड़ा ये ट्रिकी जॉब है और ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड जॉब है। बिकॉज इसमें आपको इनिशियल स्टेज में आपको कुछ नहीं मालूम चलेगा कि, से फॉर एग्जांपल आप मारुति में कोई सामान बेचने जा रहे हैं, यू आर अ टायर मैन्युफैक्चरर
and you're trying you are trying to sell your tires to Maruti, ठीक है? तो इन द बिगनिंग यू डोंट नो कि मारुति का ये बाइंग सेंटर में कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, इनका क्या एक्सपर्टीज है, कौन डिसीजन वाकई में लेता है, यू डोंट नो. ग्रेजुअली आफ्टर फ्यू मीटिंग्स, ठीक है, आपको बहुत 4-5 मीटिंग करनी पड़ेगी. कभी आपको परचेज मैनेजर से मीटिंग करनी पड़ेगी, कभी उसके हायर ऑफिसर से मीटिंग करनी पड़ेगी. आपका 5-6 मीटिंग के बाद और उनके कुछ कम्युनिकेशन से आपको कुछ आइडिया मिलता है कि ये बाइंग सेंटर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कौन आदमी है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, यानी कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है इस डिसीजन को, ठीक है. तो मालूम हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन कि वहां का जो सीईओ है उसको वो डिसीजन फॉर्मली ही इज द हेड ऑफ दैट बाइंग सेंटर, बट जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, क्यूसी मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल को जो कंट्रोल करता है, उसको जो देखता है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इज द अल्टीमेट डिसीजन ऑफ, मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सन. वो जो बोल देगा कि हाँ ये कार के लिए यही वाली टायर सबसे अच्छी है, अगर उसने ओके कर दिया तो आपका मामला फिट हो गया, यानी कि योर प्रोडक्ट कैन बी परचेज्ड. फाइन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस बाइंग सेंटर. इतना हेडेक आपका कंज्यूमर मार्केट में नहीं है. फेयर है ना? आगे बढ़े? चलो ठीक है. तो अभी जो बात किया हम लोगों ने 5-6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन के ऊपर बात किया कि B2B और B2C के अंदर में क्या क्या है. सो किस डायमेंशन में बात किया हम लोगों ने? प्रोडक्ट के बारे में बात किया. प्रोडक्ट लेवल पे क्या अंतर हो सकता है, प्राइस लेवल पे क्या अंतर होता है, रिलेशनशिप लेवल पे क्या अंतर होता है, प्रमोशन लेवल पे क्या अंतर होता है, बाइंग सेंटर ये डिसीजन मेकिंग लेवल पे क्या अंतर होता है दोनों में, ठीक है ना. नाउ अब हम और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बेसिस पे हम इस अंतर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. सो देखो B2B और B2C में और क्या क्या अंतर है. नंबर 1 सेल्स वॉल्यूम. ऑलरेडी आप लोगों ने थोड़ा एक्सरसाइज किया है, आपको मालूम चला है कि B2B मार्केट का साइज, वहां पे सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और B2C मार्केट में सेल्स वॉल्यूम कम है, ठीक है ना. सेल्स वॉल्यूम B2B मार्केट में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू B2C मार्केट. परचेज वॉल्यूम इज ऑल्सो सिमिलर. B2C में परचेज भी आप कम करते हैं और B2B में आप परचेज भी बहुत ज्यादा करते हैं, बिकॉज आप सेल भी बहुत ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आपको परचेज भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है. नंबर ऑफ बायर्स B2B में आपके बहुत कम होते हैं, फ्यूअर बायर्स होते हैं, ठीक है. अगर आप टायर मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके बायर्स कौन कौन हो सकते हैं, जितने आप ऑटोमोबाइल टायर्स बनाते हैं, ठीक है, तो आपके जितने भी ऑटोमोटिव मेकर्स हैं वो आपके B2B के बायर्स हैं, तो नंबर ऑफ बायर्स लिमिटेड है. वहीं पे अगर हम B2C मार्केट में सेम टायर मैन्युफैक्चरर है लेकिन B2C मार्केट में जैसे ही जाता है आपका नंबर ऑफ बायर्स मेनी हो जाता है ना. सो देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जहां पे हम B2B को भी सर्व करते हैं और B2C को भी सर्व करते हैं, जैसे टायर, जैसे बैटरी, है ना. बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पे हम B2B मार्केट के लिए भी हम हैं और B2C मार्केट के लिए भी हम हैं. तो B2B मार्केट में अगर टायर की बात करें, बैटरी की बात करें, तो एक बैटरी वाला, एक साइड कंपनी, उसका क्लाइंट कौन कौन हो सकता है. उसका क्लाइंट जितना भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जितना भी इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर है, जितना भी जनरेटर मैन्युफैक्चरर है, डिफरेंट सेगमेंट्स इसके अंदर भी है. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी डिफरेंट सेगमेंट्स. जनरेटर मैन्युफैक्चरर एक अलग सेगमेंट है, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर एक अलग सेगमेंट है, और हम एज एन एक्साइड हमारा ये डिफरेंट सेगमेंट हो सकता है और हम उनको सप्लाई कर सकते हैं. वहीं पे हमारा जो B2C के मार्केट में अगर हम आएंगे
तो एज अ रिप्लेसमेंट बैटरी लोग हमसे कंज्यूमर भी खरीदेंगे, क्या राइट और रॉन्ग? हेलो, राइट सर। यस सर। है ना? तो सेम कंपनी हो सकती है और वो दोनों जगह पे प्रेजेंस हो सकती है, B2B में भी B2C में। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है, हम लोग इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट जो करेंगे, हम B2B के अंदर जो प्रोजेक्ट करेंगे, आई विल गिव यू सर्टेन कंपनीज। मैं हर एक इंडिविजुअल को एक या दो कंपनी असाइन कर दूंगा और उसके ऊपर आपको अपना स्टडी करना होगा। जब भी मैं वो असाइन करूंगा, हाँ, आप बोलेंगे अरे ये कंपनी का तो नाम आज तक हमने सुना ही नहीं, ये कंपनी कभी नाम ही नहीं जानते हैं, ठीक है? सो बहुत सारी ऐसी B2B की कंपनी है जिसको आप नहीं जानते हैं एज अ कंज्यूमर, ठीक है? ओके, सो नंबर ऑफ बायर्स हमारे कम होते हैं B2B मार्केट में, लेकिन साइज ऑफ इंडिविजुअल बायर ये हमारा बहुत बड़ा होता है। यानी कि साइज ऑफ इंडिविजुअल बायर, से फॉर एग्जांपल मैं एक साइड बैटरी हूं और मेरा क्लाइंट है हुंडई, मैं हुंडई को सप्लाई करता हूं बैटरी, वो एक एक बार में पूरे एक साल में हमसे कम से कम भी तो 2 लाख बैटरीज देते हैं। मैं सप्लाई करता हूं बजाज ऑटोमोबाइल्स को, वो साल में मेरे से कम भी तो 30 लाख बैटरी लेते हैं। तो साइज ऑफ इंडिविजुअल बायर इज वेरी लार्ज। Now, number of buyers may be few, may be less, but their size can be very large. वहीं पे जो B2C का मार्केट है, वहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बायर्स कैन बी लार्ज, बहुत सारे बायर्स हो सकते हैं, बट साइज ऑफ परचेज साइज, क्योंकि वो स्मॉल वॉल्यूम में परचेज करते हैं, इसलिए साइज ऑफ इंडिविजुअल बायर्स विल बी स्मॉल, है ना? राइट? कोई डाउट? यस सर। यस सर। नाउ लोकेशन, जहां तक लोकेशन की बात है तो देखिए B2B मार्केट में लोकेशन ऑफ जो ये है बायर्स, बहुत ऐसे लोकेशन होते हैं जहां पे कंसंट्रेटेड होते हैं, यानी कि कुछ सर्टेन पॉकेट्स होते हैं ज्योग्राफी के अंदर, देयर आर सर्टेन पॉकेट्स जहां पे ही वो सारे बायर्स एक जगह पे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है। हाँ, इंडस्ट्रियल एरियाज। अभी जैसे आपको जैसे पटना के अंदर में, आज बिहार के अंदर में, बिहार में पटना में आपका हाजीपुर, सो हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया एक बनाया गया है जहां पे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं, तो वो एक सर्टेन ज्योग्राफी में फिक्स्ड है। वैसे भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ये आपका जो पंप बनता है ना, इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड पंप्स, हाँ, तो इसका इसका तमिलनाडु में कुछ लोकेशंस हैं जहां पे सबसे, मतलब वो हब, यू कैन से इट अ हब, प्रोडक्शन हब। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर्स और पंप्स जो बनते हैं वो तमिलनाडु से बनते हैं, सो कंसंट्रेटेड है। सो ऐसा भी लोकेशन ऑफ बायर्स डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कुछ ऐसे कुछ देयर लोकेशन कैन बी कंसंट्रेटेड, यानी कि कुछ सर्टेन ज्योग्राफी में ही सारे आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो डिफ्यूज्ड है, यानी कि अक्रॉस द ज्योग्राफी वो स्प्रेड आउट है। लेकिन B2C मार्केट में इट इज ऑलवेज स्प्रेड आउट, डिफ्यूज्ड, यानी कि अक्रॉस द ज्योग्राफी आपके हर जगह पे आपका B2C का मार्केट होगा, ठीक है? तो ये भी एक फर्क है। बायर सेलर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, बहुत इंटेंस रिलेशनशिप होता है, बिकॉज रिलेशनशिप इज अ वेरी वाइटल रोल इन B2B मार्केट। वहीं पे B2C में बहुत ज्यादा नहीं होता है रिलेशनशिप, ठीक है? चैनल्स की बात करें, ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है चैनल, इसके यहाँ पे मोर टुवर्ड्स डायरेक्ट,
डायरेक्ट चैनल ज्यादा होता है, ठीक है, कंपनी टू क्लाइंट ज्यादा बिजनेस होता है, और दूसरा भी चैनल अगर होता भी है तो बहुत लिमिटेड, उसका लेयर बहुत ज्यादा नहीं होता, 1 और 2 लेयर से ज्यादा नहीं होता है। वहीं पे B2C के मामले में है क्या कि यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग कम होती है और चैनल बेस्ड मार्केटिंग ज्यादा होती है, ठीक है। एज फार एज बाइंग इन्फ्लुएंस इज कंसर्न, तो B2B मार्केट में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होंगे जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज एक बाइंग सेंटर यहाँ पे होता है और बाइंग सेंटर के सारे मेंबर दे यूज टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। और वहीं पे B2C मार्केट में क्या है, द डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिविजुअल और इट कैन बी अ फैमिली अफेयर, है ना। बहुत सारे चीज तो क्या है, जैसे लो इन्वॉल्वमेंट आइटम। व्हाट इज लो इन्वॉल्वमेंट आइटम? जो हमारे रोज रूटीन परचेज जिसको हम करते हैं, जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, ठीक है, तो उसका क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल, उसमें कुछ है ही नहीं, बिकॉज आप रूटीन परचेज कर रहे हैं, आप रोज नमक ले रहे हैं, रोज चीनी ले रहे हैं, रोज आप सब्जी ले रहे हैं, रोज आप बहुत सारी ग्रोसरी आइटम्स ले रहे हैं। सो उसमें क्या आप बहुत लंबा चौड़ा डिसीजन लेते हैं? नहीं। लेकिन जब भी आप घर खरीदना है तो थोड़ा सा आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इलेबोरेटेड हो जाता है। जब भी आप कार खरीदना है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इलेबोरेटेड हो जाता है। जब भी आपको सर्जरी करानी है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा इलेबोरेटेड हो जाता है। सो इन सर्टेन सिचुएशन हमारा B2C के अंदर में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इलेबोरेट होता है, बट स्टिल इट इसमें इंपॉर्टेंट रोल फैमिली एंड नियर एंड डियर फ्रेंड्स का ही होता है ना। और वहीं पे जो B2B मार्केट है वहां पे डिसीजन मेकिंग, उसमें हर एक जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनका अपना कुछ पर्सनल गोल है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और दूसरा है उनका इंडिविजुअल अपना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हम लोग इस चीज को भी, इस बिहेवियर को भी आगे समझेंगे। नाउ बाइंग इन्फ्लुएंस हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। टाइप ऑफ नेगोशिएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है B2B के अंदर में। हाँ, सो यहाँ पे नेगोशिएशन मल्टीपल लेवल्स में हो सकते हैं। एक बार आपको वहाँ पे एक्सिक्यूटिव से बात करनी होगी, क्लाइंट में जो एक्सिक्यूटिव हैं उनसे बात करनी होगी, उसके बाद उनके मैनेजर से बात करनी होगी, उनके बाद जो बाइंग सेंटर जो है उसको आपको फॉर्मल प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, फिर अलग से आपके जो CEO हैं वो आपसे अलग से बात करना चाहेंगे। सो नेगोशिएशन मल्टीपल लेवल्स पे होता है और मल्टीपल टाइम्स होता है। और यहाँ पे B2C में आपका नेगोशिएशन कुछ खास नहीं होता है। नाउ रेसिप्रोसिटी, यूज ऑफ रेसिप्रोसिटी, इसका मतलब ये हुआ, कोई कुछ बोल सकता है व्हाट इज रेसिप्रोसिटी? रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल? हाँ बोलो। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब सिंपली गिव एंड टेक, यू कैन से, ठीक है। अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैकडोनल्ड हूं, ठीक है, मैकडोनल्ड, हाँ, या कोई भी KFC हूं मैं, ठीक है। तो KFC ने बात किया बजाज से, या मैकडोनल्ड ने बात किया बजाज से, बजाज ऑटोमोबाइल से, कि मैं आपकी मोटरसाइकिल परचेस करूंगा, ठीक है। सो आई विल बाई 10,000 मोटरसाइकिल्स ऑफ बजाज, ठीक है। और बजाज उनसे, उनको अपना फूड पार्टनर बना लेगा, स्नैक्स पार्टनर बना लेगा। सो दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन हुआ ना, एक्सचेंज ऑफ वो थिंग्स सर। हाँ, आपस में दोनों लोग आपस में गिव एंड टेक कर रहे हैं, दैट इज रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। सो हम एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को कुछ बेच रहा है, वहीं पे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन से कुछ खरीद रहा है, दोनों के आपस में, दोनों में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। बट ये दिस इज पॉसिबल इन B2B, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन B2C, है ना। हम B2C में इस तरह का रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं होता है। नाउ लीजिंग, लीजिंग बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो आइटम्स
इज सो कॉस्टली और उसका यूज बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है, तो हम उसको परचेज नहीं करते हैं। ठीक है, हम जैसे एक बहुत बड़ा क्रेन का जरूरत है मेरे को, बहुत बड़ा सा क्रेन का जरूरत है और मेरे को कुछ टाइम के लिए जरूरत है जब तक मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वो अब जब तक मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, से फॉर एग्जांपल 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो तब तक हमें उस बड़े से क्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वो क्रेन परचेज नहीं करने जा रहा हूँ, मैं उसको लीज पे ले लूंगा। भाड़े पे ले मेरे लूंगा को सर। लिमिटेड टाइम के लिए जरूरत है, तो उस लिमिटेड टाइम के लिए मैं कोई भी चीज को लीज पे ले लेता हूँ, रेंटल पे ले लेता हूँ। मेरे को बड़ा सा वेयर हाउस चाहिए, बिकॉज मेरा कुछ सीजन होता है जहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, तो मेरे को उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आई नीड अ लार्जर वेयर हाउस। सो मैं कहीं पे वेयर हाउस भी मैं लीज पे लेता हूँ कि मेरे को 6 महीने का 1 साल का लीज पे मेरे को ये चाहिए। ठीक है, सो लीज का स्कोप आपका B2B में ज्यादा है और B2C में थोड़ा कम है, थोड़ा क्या बहुत कम है। ठीक है, नाउ प्रमोशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्रमोशन जो है B2C में इट इज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, वहीं पे B2B के अंदर पर्सनल टच और पर्सनल सेलिंग, वट एवर यू कैन से। ठीक है, so now in the next class we will discuss these things, characteristics। आप लोग थोड़ा इस characteristics को, what do you mean by derived demand, what do you mean by joint, inelastic, fluctuating, ये सब चीजों को थोड़ा सा आप प्री वर्क करके आएंगे। ठीक है ना? क्या कोई डाउट? नो सर। अटेंडेंस मार्क कर दिया है? कर दिया सर। अटेंडेंस यस सर। लगा दिया है? आज बहुत कम Yes, लोग sir. हैं यार, मात्र 16 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ भाग गए? सर 15 मिनट लेट हो गया सेशन ना सर, भाग गए सर। 15 मिनट सेशन लेट हो गया? कहाँ लेट हो गया? 1:06 हो रहा है सर, इसलिए। हाँ तो मतलब टाइम ओवर हो गया। अच्छा ओके, अभी अभी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो मतलब ज्यादा लोग थे, अभी कम हो गए हैं। ठीक है फाइन, यस सर, सारे लोग थे। ओवरडोज हो गया सर। ओवरडोज हो गया, ठीक है ठीक है। यस सर। सबके पेट में चूहे कूद रहे। हाँ मेरे पेट में भी यार चलो ठीक है, ओके। सर आपका टाइम तो कम हो गया, अब तो सर आपको 20 मिनट में ही करना होगा सर। सर आपका 2 right, कंटिन्यूअस right। क्लास था तो आपका डबल चूहा कूद रहा होगा। हाँ 2 कंटिन्यूस क्लास लेके ना, मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड वो हो भी जाती है यार। लेक्चर दे, मतलब आप दे रहे हो, हम लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं। आप लोग तो सो रहे हैं नहीं सर, सो नहीं रहे हैं, बहुत लोग मतलब तो, हम लोग कभी नहीं, कभी बहुत रिस्पॉन्स लोग, कर रहे हैं। but I'm not getting response from the whole class. I'm getting a response from only few. That is not a very क्या बोलते हैं, right thing। बाकी लोगों को भी रिस्पॉन्स करना चाहिए, गलत सही कोई बात नहीं है यार, कुछ भी बोलो बट बोलो। ठीक है ना? चलो ठीक है, ओके बाय। ओके सर, बाय।